बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहते हैं और हर खबर के हवाले से जो हाल अहवाल है, जो मालूमात है, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात फ़लस्तीन, बात इसराइल की और इस जंग में जहां हजारों की तादाद में अब फ़लस्तीन के अवाम मर रहे हैं और उस पर जहां दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर फ़लस्तीन पर इसराइल की बमबारी में निहत्ते लोगों की हिलाकत पर दुनिया खामोश क्यों है। उमर अब्दुल्ला दरअसल आज श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते थे और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया ने यह साबित कर दिया है कि इसराइल के अलग और रूस के लिए अलग अलग कवानीन है। उनका कहना था कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और सप्लाई लाइन बंद करने की खबरें आने लगी थी, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि ये वॉर क्राइम है। और जब आज इसराइल इससे बदतर हालात फलस्तीन के लिए पैदा करता है, तो इस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा है कि अब दुनिया को यह तय करना होगा कि रूस ने जो उस वक्त किया था, क्या वो दुरुस्त था या कि फिर इसराइल की कार्रवाई आज गलत है। यानी उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उस वक्त जब रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया गया था और सप्लाई लाइन बंद होने की खबरें उस वक्त आई थी और उनका कहना कि ऑन रिकॉर्ड है, तो उस वक्त दुनिया यह कहने लगी कि जनाब जो रूस है वो जंग के जो उसूल है या अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन है, जो इंटरनेशनल बायलॉज है, उसकी वायलेशन करता है। क्योंकि कोई भी मुल्क जंगी हालात में आम सिविलियन शहरियों की जो रसाई है, चाहे राबिता हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे खान पान हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता है, उस चेन को रोक नहीं सकता है, वो ब्लॉकेड नहीं कर सकता है। तो फिर इसराइल ने जब वही चीज जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन पर किया था, वही चीज अब अगर इसराइल ने फलस्तीनियों को लेकर किया कि अब वहां पर लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है, तो उस पर दुनिया आज खामोश क्यों है। आज यूरोपियन पार्लियामेंट इसमें खामोश क्यों है, आज यूरोपियन यूनियन इस पर खामोश क्यों है, यह साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब तो अगर किसी ने दो मुल्कों ने अगर एक ही काम किए हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि एक मुल्क ने गलत किया और दूसरे मुल्क ने सही किया है। या तो दोनों मुल्कों ने गलत किया है या फिर दुनिया को यह तस्लीम करना चाहिए कि दोनों मुल्कों ने सही किया है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। दुनिया ने यह शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? सीधी सी बात। अगर वो गलत था तो ये कैसे गलत नहीं है? और अगर ये गलत था तो फिर जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन के साथ किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को यह तय करना होगा कि क्या वो सही था या ये सही है। और पॉलिसी है केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया, क्योंकि इजराइल को अमेरिका, बरतानिया और इन बाकी मुल्कों से इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद यूनाइटेड नेशंस का असर जो है वो इतना नहीं है जितना हम चाह रहे थे कि होगा। सर, दुनिया ने ये
इधर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज, दरअसल उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया था कि मीरवाइज ने भी या मुमकिन तौर पर वहां पर एहतजाज हो सकते थे इसराइल के खिलाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर जुम्मा के मौके पर, और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एहतजाज किया और पीडीपी की जानब से आज एक प्रोग्राम था एहतजाजों का, लेकिन उससे नाकाम बना दिया गया है। उससे मुतलिक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने मीरवाइज को रिहा करके जम्मू कश्मीर के बेहतर हालात होने के बड़े शोशे छोड़े थे, ताहम दूसरी जानिब जामिया मस्जिद में 2 जुमा से नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत पड़ती है तो फिर दुनिया भर में कश्मीर के बेहतर हालात का चर्चा करना ही क्यों है। ये उन्होंने बड़ी तनकीदी अंदाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुखातिब होते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप में मुखालिफ चीज है कि एक तरफ बेहतर हालात के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब एहतजाजों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जहां तक जामा मस्जिद या मीरवाइज की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की जरूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पर फिर से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को यह कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत दे दीजिए जुमा को, और मीरवाइज साहब पे जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां उठा दीजिए। चलिए उमर अब्दुल्ला का बयान। लेकिन दूसरी जानिब पीडीपी की जानिब से आज जिला गांदरबल और जिला बडगाम के अंदर एहतजाजों का प्रोग्राम रखा गया और पीडीपी का दावा है कि उन्होंने ये पुरअमन एहतजाजों का प्रोग्राम इसलिए रखा था ताकि वो अपनी आवाज फलस्तीन के अवाम के साथ, जहां इसराइल की फायरिंग से, बमबारी से आम लोगों की मौत हो रही है, और उस पर जहां आज प्रोग्राम रखा गया था बडगाम और गांदरबल के अंदर, वहीं पर पीडीपी का दावा है कि बेशतर पॉलिटिकल लीडर्स जो इस पार्टी से हैं, खासतौर पर जिनका ताल्लुक गांदरबल से है और बडगाम से है, हम देख रहे हैं कि उनका यह भी कहना है कि गुलाम नबी लोन हांजुरा हो जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी खाना नजरबंद किया गया है। डॉक्टर महबूब बेग को भी खाना नजरबंद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सदर बडगाम जो पीडीपी का मोहम्मद यासिन भट्ट, उन्हें भी खाना नजरबंद उन्हें भी थाने के अंदर हिरासत में रखा गया है। और इसी तरह से बडगाम के अंदर जो डीडीसीज हैं उन्हें भी नजरबंद रखा गया है। इसके अलावा गांदरबल के अंदर भी जो पीडीपी की लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, उन्हें भी नजरबंद रखा गया है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। और उनका कहना है कि वो दरअसल इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में एक पुरअमन एहतजाज करने वाले थे। और इस हवाले से आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी और मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने पीडीपी के पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम को होने नहीं दिया है। उनका कहना था कि जब दुनिया में फलस्तीनियों के हक में लोग मुजाहरा कर सकते हैं तो यहाँ पीडीपी पर पाबंदी क्यों आयद हो जाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी को जानबूझकर सरकार निशाना बना रही है, क्योंकि ये जमात ही अवाम के हुकूक की तर्जुमानी और अवाम के मसाइल की असल तर्जुमानी कर रही है। ये इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं दी इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, दे कमिंग आउट टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म और सितम हो रहा है। इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हांजुरा साहब हो, देव ऑल बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो why are we seeing this kind of treatment meted out to PDP?
आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कंप्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया। यहाँ पे डंडा यूज किया जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? वी आर सीइंग कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है टुवर्ड्स इजराइल विच इज द अग्रेसर। एंड माइंड यू, इंडिया वाज द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट टू एक्सेप्ट इजराइल, to recognize Israel as the state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी इधर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का कहना है कि भारत की फलस्तीन और इसराइल दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए भारत दोनों मुल्कों में हो रही इंसानी हलाकतों पर अफसोस कर रहा है। यानी रविंदर रैना का कहना है कि चाहे आम लोग इसराइल के अंदर मारे जाएं या फिर फलस्तीन के अंदर मारे जाएं, हम दोनों पर अफसोस कर रहे हैं और कंडम करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दरअसल रविंदर रैना से सवाल पूछा गया था कि श्रीनगर के अंदर पीडीपी के जो कारकुनान हैं उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की थी इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन के हक में, क्योंकि उनका कहना था कि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो उस पर रविंदर रैना ने कहा कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको बताते चले कि रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं। भारत देश, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो फलस्तीन के साथ भी हमारी दोस्ती है, तो इजराइल के साथ भी है। और इसलिए हम नहीं चाहते कि ना कोई फलस्तीन का और ना ही कोई इजराइल का बेगुनाह व्यक्ति का खून बहना चाहिए। नहीं, खून किसी भी बेगुनाह का नहीं बहना चाहिए। बाकी रही बात सियासत की, मुफ्ती कह रही थी कि भारत सरकार चुप, लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप देखते हैं वर्ष 2024 के चुनावों को? आप डटकर कश्मीर में भी और जम्मू के रीजन में भी डटकर तैयारी कर रहे हैं। 2024 में फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार, बहुत भारत देश। चले, इसराइल के आते आते फलस्तीन से गुजरते हुए रविंदर रैना वापस कश्मीर पहुंचे और कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उसके बाद मुल्क या जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा यहां पर ऊंचा करेगी, अपना झंडा गाड़ेगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी आशा वर्करों के मामलात को लेकर काफी सरगर्म है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज आशा वर्करों के हवाले से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर सख्त मेहनत कर रही हैं, वो हुकूमत के अहकामात हर हमेशा उन पर अमल भी कर रहे हैं। यानी जब भी इस सरकार की जानिब से कोई नया फैसला आता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है, कोई पॉलिसी होती है, कोई स्कीम होती है, तो उसको लेकर आशा वर्कर्स काफी काम करती है। ताहम बदकिस्मती से इन आशा वर्करों को अब भी वर्कर तस्लीम नहीं किया जाता है। तारिगामी ने कहा कि उन्हें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाने के साथ साथ उनके साथ इंसाफ भी किया जाना चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फराइज को अंजाम दिया। यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशंस भेज दी है यूनियन गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट ने अमलन उसूलन ये मान लिया है कि नए माली साल से आशा वर्कर्स को 2000 की जगह 3000 रुपये मिलने चाहिए, और जहां तक वर्दी का ताल्लुक है इसको बढ़ाकर शायद 3200 रुपये किया जाए, और डेस्क जो फीस है वो 150 रुपये किया जाए। आशा वर्कर्स के साथ, NHM वर्कर्स के साथ काफ़ी नाइंसाफियां हैं, और इनकी ये मांग कि उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए जायज़ है, और ऑल इंडिया लेवल पर भी इन यूनियनों का ताल्लुक है, और मुसलसल आपस में मुशावरत से काम लेना होगा। और आने वाले वक्त में अगर
सरकार ने इन मांगों को माना नहीं तो लाजमी तौर पर आशा वर्कर्स फिर से जदोजहद का रास्ता अपनाने पर नाज़रीन, वादी के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद आम लोगों के लिए बाइस परेशानी और बाइस तशवीश बन रही है। इस हवाले से बारामूला के ख्वाजाबाग, ओल्ड टाउन, खानपुरा, खलीबाग, जेटी, कनीसपुरा और दीगर इलाकों के लोगों ने कहा है कि उनके लिए घर से बाहर निकलना महाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बारामूला म्युनिसिपल हुक्काम भी इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने आला हुक्काम से इस हवाले से खातिर खा इकदाम करने की अपील की है। मेरी गुजारिश ये है कि म्यूनसिपलिटी हुकाम से ये गुजारिश है कि आप देखिए, किसी दिन अगर आप मोहल्ले में एज ए शेरवानी कॉलोनी में आएंगे, रात को हम जब नमाज़ पढ़ने निकलते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ने निकलते हैं, मस्जिदों में इतनी कम तादाद होती है, गुरुद्वारों में इतनी कम तादाद होती है, मंदिरों में इतनी कम तादाद होती है लोगों की। जब हमने उनसे बात की, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हम कुत्तों की डर से सुबह नहीं निकल पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बच्चे डरते हैं। बच्चे कहते हैं पापा साथ आओ, मम्मा साथ आओ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि फिल फोर इमीडिएटली इस पे कुछ कदम ऐसा उठाया जाए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन भी शांत हो जाए, लोग भी यहाँ के शांत हो जाएं। आप देखिए, किसी दिन आप हमारी शेरवानी कॉलोनी में आए, रात को दिन को 10 कुत्ते होंगे, दूसरे दिन 200 कुत्ते होंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर होती है वैसे कुत्तों की भी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। किसी एक मोहल्ले में 200 होंगे, दूसरे दिन दूसरे मोहल्ले में 10 होंगे। हमें समझ नहीं आ रहा है ये कुत्ते आ रहे कहाँ से हैं। मेरे ख्याल में जितने भी कश्मीर के कुत्ते हैं सब खुशबाग में आके डालते हैं ये लोग। सुबह उठते हैं तो कोई नए नए कुत्ते आते हैं यहाँ पे, शाम को देखते हैं तो कोई और। कुत्तों के दहशत से कई एक इलाके जो है वो जूझ रहे हैं। उधर पुलवामा के दुसू इलाके में कुत्तों ने 7 अफराद को हमला करके जख्मी कर दिया है। दरअसल कुत्तों ने यहाँ कुछ खाना बिदोशों पर हमला किया था जिसमें कुछ बच्चे भी जख्मी हो गए हैं। मकामी आबादी ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो कुत्तों की दहशत से बचाने के लिए फौरी इकदाम उठाएं। दस बजे मेरा कोई भी नहीं, आप आया अकेली बुआ बैठी हुई थी, कुत्ता ने खा ली। बेवा हूँ, मेरा माँ बाप भी नहीं, खामद भी नहीं। हाँ सर, सुबह जब कुत्ता आया तो हमारे बंदे बैठे हुए थे, बैठने से बाद टेंट के सामने थे, लेकिन आते समय उन्होंने 2 बच्चों को, एक औरत को खाया। खाने के बाद और भी कम से कम 8 नफरों को खाया। लेकिन यहाँ पे ये 12 कुत्ता हैं। अब एक और जख्मी किया हुआ, लेकिन मैंने भी उसको बोला कि आप इसको मार दो, अगर एग्जीक्यूशन करेंगे फिर भी खतरा है हमारे बच्चों का। यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, दरसगाह भी जाते हैं, आगे पीछे कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम है इन चीज़ों की। आप मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा आप देखभाल कीजिए। आज आप इधर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज शाम 5 बजे के करीब दशहरा के मौके पर रावण का पुतला जलाने के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस साल श्रीनगर में बाहर से लाए गए 40 फुट लंबे रावण के पुतले को लाया गया। आज शाम 5 बजे यहां इस हवाले से प्रोग्राम शुरू होगा, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त रावण के पुतले को जलाया जाएगा। हम इसलिए ये यहाँ पे आज फिर से मना रहे हैं कि यही है कि बुराई का जो अंत है, और दशहरे का मतलब ये है कि जो उसमें बुराई का अंत होता है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो पूरे वर्ल्ड में जो बुराई चले उसका अंत हो। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कितनी लेंथ है इन कुत्तों की जो आज यहाँ पे आए? 40 बाय 30 का लेंथ है इसका। अच्छा जी। तो वो कितने बजे स्टार्ट होगा? यहाँ पे 5 बजे का प्रोग्राम 5 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे आए? एक्सपेक्टेड है, तो देखते भी कितना लोग, ऐसे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे लोग हैं। खासकर मेजॉरिटी के जो जहां से भी हमने 2007 से बनाया था तो मेजॉरिटी का फुल सपोर्ट था हमें। तो 2017 के बाद पहली बार श्रीनगर में रावण दहन का या दशहरा का एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसमें रावण के पुतले को जलाया जाएगा, जिसकी लेंथ 40 फुट है। और पहली बार इतना बड़ा पुतला यहाँ पे लाया जा रहा है। और करीबन आज 5:30 बजे करीब शेर कश्मीर स्टेडियम में ये फंक्शन स्टार्ट होगी, जहाँ पे
पे रावण को जलाया जाएगा और एक मैसेज दी जाएगी जो कि दशहरा की मैसेज है कि आज के ही दिन जो बुराई है उस पे सच ने सब कर ली थी और पूरे दुनिया में मैसेज पहुंचाई थी। और 2017 के बाद पहली बार इस तरीके का फंक्शन यहाँ पे होने वाला है जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे आएगी और जिस तरह से रवायती तौर पे देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो साथ है वो भी लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही जो पुतले हैं ये मुरादाबाद यूपी से लाए गए हैं जिसको बनाने वाले मुस्लिम्स हैं और यहाँ पे जो इसको जोड़ने वाले लोग हैं ये भी मुरादाबाद से ही आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें ये छोटे छोटे पुतले लाने पड़े। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी रहती है तो अगले साल हम एक बड़ा पुतला यहाँ पे लाएंगे और एक बड़ा फंक्शन श्रीनगर में दशहरा के हवाले से देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर अमान अल्लाह।